जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पहली बार ज्ञानेश पर दर्ज हो ही गई एफआईआर नहीं रोक सके शाह। एक्शन में कोर्ट क्या भेजेगा जेल। 27 लाख लोगों संग ममता, राहुल और अखिलेश निकले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। क्या अब ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या कथित तौर पर जिस तरीके से बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर वोट की कथित चोरी कराई गई, बीजेपी को जिताया गया, अब इसका हिसाब किताब शुरू हो रहा है? ज्ञानेश कुमार पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई तो कैसे हुई? शाह की कोशिशों के बावजूद वो रुक क्यों नहीं सकी? क्या अब उनको अपनी कुर्सी छोड़ने के साथ साथ जेल जाना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट इसमें एक्शन ले रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पूरा इंडिया गठबंधन और विपक्ष ने सीधे सीधे चुनाव आयोग, एसआईआर, वोट चोरी और ज्ञानेश और मोदी शाह की कथित मिली भगत का भंडाफोड़ करने के साथ साथ सीधे सीधे आर पार की लड़ाई में लड़ा है। मगर इस बीच में दोस्तों कुछ ऐसा हो गया जिसे कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना। कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो फिर ऊंट पर बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। तो कुछ ऐसा ही ज्ञानेश कुमार के साथ में हो रहा है। वो ज्ञानेश कुमार जो अभी तक दिखाते हुए जब अभी तक ये कहते आ रहे थे कि साहब हम जो कर रहे हैं वही सही है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्या हम अपने माता बहनों का वीडियोस दे दें? गजब थिथरई थी चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की। मगर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। जाहिर तौर पर दोस्तों एफआईआर का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस देश में अगर तकनीकी लिहाज से देखा जाए, प्रोटोकॉल को छोड़ दिया जाए, तकनीकी लिहाज से अगर देखा जाए, खासतौर पर मामले केसेस में, तो सबसे ज्यादा पावरफुल एक एसएचओ होता है या थानेदार होता है। क्योंकि थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, जो धाराएं लग गई, उसी के आधार पर केस चलता है और वही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। ऐसे में एफआईआर और उसकी धाराएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगी हैं। और ये यूं ही हल्की फुल्की नहीं, बल्कि एक शख्स की मृत्यु के ऊपर लगी हैं। कैसे एक शख्स की जान गई, और सिर्फ एक शख्स की जान नहीं दोस्तों, 28 लोगों की जिंदगियों का सवाल है। आपको विस्तार से खबर बताएंगे। मगर जब ये खबर ये आई कि चुनाव आयोग के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होने जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह जिनके हाथ में, जिनके अंडर में पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने तमाम तरह के घोड़े खोल लिए कि चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर किसी तरीके से हो ना पाए। क्योंकि अगर एफआईआर हुई, केस होगा, कोर्ट में मामला जाएगा और जाहिर तौर पर ये तो होगा ही। एफआईआर होगी तो मामला कोर्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जिरे होगी ही होगी, अदालत का फैसला आएगा ही आएगा। और ऐसे में ज्ञानेश के साथ साथ मोदी शाह के लिए भी मुश्किलों का दौर शुरू हो सकता है। और हमने आपको पहले दिखाया था कि कैसे एक राज्यपाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिस राज्यपाल को मोदी और शाह ने अपना चहेता बना करके भेजा था पश्चिम बंगाल के अंदर। मगर अब उसी पश्चिम बंगाल में 28 लोगों की मौतों के बाद जब एक 48 वर्षीय महिला की मौत हुई और फिर उसके बाद में एफआईआर जब दर्ज की गई, पूरे देश में खलबली मच गई। इसी बीच में दोस्तों आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब और दूसरे राज्य में चुनाव होंगे। लेकिन अभी से अखिलेश, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल भी चाहते ना चाहते हुए राहुल और ममता के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। कहा ऐसा जा रहा है 27 लाख लोगों को साथ लेकर के दिल्ली कूच करके चुनाव आयोग मोदी शाह के खिलाफ चढ़ाई की तैयारी है। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा दूं दोस्तों कि आखिर तत्कालीन कारण हुआ क्या एफआईआर जो दर्ज हुई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मगर इस एसआईआर में जनता के सामने जो परेशानी है वो तो है ही है, मगर दूसरी तरफ जो बीएलओज हैं, जो कि आमतौर पर सरकारी टीचर होते हैं, उनके खिलाफ जिस किस्म की मुश्किलें खड़ी कर रहा है चुनाव आयोग के अफसर और अधिकारी, जिस तरीके से उनको मजबूर कर रहे हैं, वो लोग इन तमाम चीजों को सहन ना करके उनकी जिंदगियां खत्म हो रही हैं।
एक ऐसी ही जिंदगी 48 वर्षीय महिला की खत्म हो गई। उसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पूरी खबर दिखाते हैं दोस्तों कि आखिर दर्ज हुई क्यों एफआईआर और चाहकर शाह रोक न सके। दरअसल कहा जाता है कि जब किसी चीज की अत हो जाती है तो भयंकर भड़ास और आक्रोश निकलता ही है, और ऐसे ही आक्रोश में ज्ञानेश की लंका लगती दिख रही है। उनको कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक 48 साल के शांति मुनि, जो कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी में काम करती हैं, अपनी जिंदगी की दो डोर उन्होंने तोड़ दी। शांति मुनि बेहद परेशान थी। उस परेशानी का कारण यह था कि उन्हें मजबूर करके चुनाव आयोग के अधिकारी उनसे ड्यूटी करवा रहे थे। उनको बंगाली आती थी, लेकिन बंगाली लिखना और पढ़ना नहीं आता था। फॉर्म भरना बंगाली में है पश्चिम बंगाल में, और ऐसे में उन्होंने कई बार मुश्किल बताई कि उनके पति के साथ दिक्कत है, उनको खुद ये दिक्कत है। स्कूल आंगनबाड़ी का काम संभालने के बाद में जब वो घर आती हैं शाम में, उसके बाद में उनको जाना पड़ता है, इसलिए उनकी ड्यूटी हटा दी जाए, उनके साथ रियायत बरती जाए। मगर ज्ञानेश कुमार के अधिकारियों की जो पूरी की पूरी टोली है, जो पूरी की पूरी टीम है, उन्होंने एक नहीं सुने और उनको मजबूर करते रहे। बाय हुक बाय क्रुक आपको काम करना ही होगा। दोस्तों, शांति मुनि जो कि पश्चिम बंगाल के माला बाजार के एक बूथ पर जबरन जिनकी तैनाती थी, अब ऐसी स्थिति में जब उनके सामने मुश्किलें ज्यादा हुई, जब उनको हर तरह से परेशान किया गया, तो फिर उन्होंने अपने घर के सामने गले में फंदा डाल करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी की डोर तोड़ी, और इससे पहले अभी 10 नवंबर को 50 साल की बेलो नमिता हंसदा, जो कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, आंगनबाड़ी कर्मचारी थी, उसमें जिस अंदाज में जिस तरीके से उन पर प्रेशराइज करके उनको मजबूर किया गया, उनका ब्रेन हैमरेज हुआ, जान चली गई। नमिता अपने पर्यवेक्षकों द्वारा मेमारी ब्लॉक 2 बूथ नंबर पर 5 दिनों के भीतर 80% फॉर्म वितरण का पूरा करने का दबाव उनके ऊपर डाला गया था। दोस्तों, अब ऐसे में जितनी जिंदगियां खत्म हुई हैं, जितनी मौतें हुई हैं, कहा ऐसा जा रहा है कि 28 लोगों की जानें खत्म हो गई। मैंने आपको दिखाया था अभी 3 दिन पहले, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, कई सारे ऐसे राज्यों में इस तरीके से दबाव के अंदर किस तौर पर लोगों की जिंदगियां खत्म हुई हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी और बेलोज ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों, चूंकि यह मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है, यह मामला किसी एक प्रदेश का नहीं है, यह मामला सीधे सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ है, और इसीलिए चुनाव आयोग के खिलाफ यह पूरा का पूरा मामला दर्ज कराया गया है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत कई जगहों से 27 लाख लोग विपक्ष के कार्यकर्ता दिल्ली में कूच कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं घेराव करने के लिए। अब ऐसे में दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था एक दिन पहले कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से ज्ञानेश कुमार को चेतावनी दी थी एक चिट्ठी के जरिए, जिसमें ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि जिस अंदाज में बेलो अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम करते हैं, और इस समय चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया विशेष रूप से अस्वीकार है। एसआईआर की प्रक्रिया में लगे कर्मियों की मदद करने, समय सीमा बढ़ाने या व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के बदले राज्य निर्वाचन आयोग ने धमकी का सहारा लिया और सीधे सीधे कहा था उन्होंने चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार से, कि मैं आपसे अनुरोध करती हूं इस कवायद को रोकें, बलपूर्वक कार्रवाई बंद करें, उचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में हस्तक्षेप करें। जिस तरीके से यह प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न सिर्फ अनियोजित और अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से इस प्रक्रिया को पंगु बना दिया है। दोस्तों, चेताया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, चेतावनी दी थी, बावजूद इसके चुनाव आयोग खामोश गफलत की नींद में है। लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं। मगर दोस्तों, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की चिट्ठी पर सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो जवाब सूत्रों के हवाले से सामने आया, सुनकर आप हैरान होंगे, माथा पीट लेंगे। एक तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले है, दूसरी तरफ ममता बंगाल से दिल्ली तक हिलाने की बात कर रही है। ममता ने जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी, उस पर चुनाव आयोग की बेशर्मी के साथ किस तौर पर जवाब हो भी जान लीजिए। सूत्र बताते हैं, ममता बनर्जी की चिट्ठी पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हमारा सारा काम प्लानिंग के तहत ट्रेनिंग के साथ होता है, हमें पता है हमें क्या करना है। बेशर्मी की इंतहा इसे कहते हैं, पराकाष्ठा कहते हैं थेथरई की, और पराकाष्ठा कहते हैं अमानवीय व्यवहार की, पराकाष्ठा कहते हैं सत्ता पक्ष के लिए
तलवे चाटने की पराकाष्ठा करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनाव आयोग के पद की गरिमा को ध्वस्त करने की पराकाष्ठा इसे कहते हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? जरूर लिखें, आपके सुझाव क्या हैं? क्या कहेंगे आप चुनाव आयोग को लेकर? क्या कहेंगे आप मोदी और शाह को लेकर? क्या कहेंगे आप जो 28 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई और 27 लाख लोग दिल्ली घेराव करने के लिए कूच कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।